ईवीएम को लेकर अमलेंदु जी जरा आपसे यह भी समझना चाहता हूं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, सुनील शुक्ला जी और शकील जी उस बात को और आगे बढ़ाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतनी खबरें आ रही हैं ईवीएम को लेकर, उसमें खराबी, पोलिंग बूथ पे कई लोगों के नाम नहीं, पोलिंग बूथ पे पर्ची नहीं देना, बीजेपी के कुछ जो वहां कार्यकर्ता हैं वो पर्ची अल्पसंख्यकों से छीन लिए। उसके अलावा यहां पे खबर यह भी आई कि कई ईवीएम जो हैं वो खराब नजर आए, कुछ ईवीएम को कुछ अधिकारी जो है वो लेके चले गए। ये क्या कुछ है जरा बताइए। इस बीच केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम राजनीतिक पहलू पर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। केपी मलिक साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधा अमलेंदु जी जरा इस खबर को आप बताइए, फिर आगे चर्चा करते हैं और सुनील शुक्ला जी के पास आएंगे। एक तो राजीव जी सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां से खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि अब पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए चुनाव मैनेज करने की कोशिशें हो रही हैं। हम लोग लगातार राजीव जी सुबह राजस्थान की जिस बाड़मेर सीट का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ से रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि निर्दलीय विधायक भी हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, फिर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनके लिए जैसलमेर पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह भाटी का भाई, जो जैसलमेर का वोटर नहीं है, जो जिला जैसलमेर में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी के भाई से जिला पुलिस जैसलमेर ये अपील करती है कि आप तुरंत इस जिला से बाहर चले जाएं। जबकि जैसलमेर जिला जो है राजीव जी वो बाड़मेर सीट के अंतर्गत ही आता है। तो ये किस तरीके से अपील की जा रही है जिला पुलिस की तरफ से, आप समझ सकते हैं कि पुलिस के जरिए किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश से राजीव जी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत गंभीर खबरें हैं और कई जगह पे जो है वो समाजवादी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको पुलिस धमका रही है, इस तरीके की खबरें हैं। कई जगह मशीनें खराब हो रही हैं, इस तरह की खबरें हैं। मशीनें बदली गई हैं खराब होने के बाद, काफ़ी हल्ला होने के बाद, इस तरह की खबरें हैं। अभी जो खबर आई है वो ये आई है कि अलीगढ़ लोकसभा के अलीगढ़ में बूथ संख्या 446 पर ईवीएम मशीन खराब होने और धीमे मतदान की सूचना है। पुलिस मतदाताओं के साथ अभद्रता कर रही है। दूसरी खबर राजीव जी ये आई है कि बागपत लोकसभा के बड़ौत में बूथ संख्या 168 पर सपा के बूथ एजेंट से पुलिस अधिकारी अभद्रता कर रहे हैं और मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरी खबर ये आई है कि लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर के सियाना में बूथ संख्या 182 पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। इसके अलावा खबर अभी ये आई है कि मेरठ लोकसभा के मेरठ दक्षिण में बूथ संख्या 329 पर फर्जी मतदान हो रहा है। एक खबर राजीव जी ये आई है कि मेरठ लोकसभा के किठौर में बूथ संख्या 349 पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट नहीं पड़ पा रहा है, प्रशासन मतदान को प्रभावित कर रहा है। ये भी जो है मतलब ये सारे समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप हैं अभी कुल मिला के। बागपत लोकसभा के मोदीनगर में बूथ संख्या 258 जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर मतदाताओं को वोट डालने से प्रशासन रोक रहा है। एक खबर यह है कि बागपत लोकसभा के बागपत में बूथ संख्या 265 पर मतदाताओं को बीएलओ पर्ची नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मतदान प्रभावित हो रहा है। गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 282 पर जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, इस पर ईवीएम मशीन होने की खराब सूचना है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और मतदान निष्पक्ष और सुनिश्चित हो। गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा के सेक्टर 56 में बूथ संख्या 113 और 120 पर भाजपा प्रत्याशी की पत्नी अपनी पार्टी का पट्टा पहनकर प्रचार कर रही हैं, मतदाताओं पर दबाव बना रही हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इस घटना का संज्ञान ले और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाए। अमरोहा लोकसभा के अमरोहा में बूथ संख्या 152 पर मतदान बहुत धीमी गति से हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि इसका संज्ञान लीजिए और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित कीजिए। अलीगढ़ लोकसभा के अतरौली में बूथ संख्या 133-135 पर मतदाताओं को प्रशासन वोट डालने से रोक रहा है, मतदान की गति को धीमा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित कीजिए, इस घटना का संज्ञान लीजिए। मेरठ लोकसभा के किठौर में बूथ संख्या 190 पर बहुत से मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि इसका संज्ञान लीजिए और मतदान जो है वो निष्पक्ष सुनिश्चित करवाइए। अमरोहा के लोकसभा में वोट डालने महिला पहुंची तो मालूम पड़ा कि उसका वोट पहले ही पड़ गया है। प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप है। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। बागपत लोकसभा के सिवाल खास में बूथ संख्या 108, 109, 110, 111 पर मतदाताओं को पर्ची लेने में परेशानी हो रही है, इससे मतदान प्रभावित हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। गाजियाबाद
लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 335 पर लंबे समय से ईवीएम खराब है, मतदान की गति प्रभावित हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। गाजियाबाद लोकसभा के ढोलना में बूथ संख्या 58 पर मतदान बहुत धीमी गति से हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसकी भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। अलीगढ़ लोकसभा के अलीगढ़ में बूथ संख्या 79-80 पर ईवीएम में देर से पर्ची निकल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी भी शिकायत की है। राजीव जी, इस तरीके की लगभग 400 खबरें हैं, अगर मैं सब बताने लग जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी, बूथ में धीमी रफ्तार को लेकर, एक अभी मैं ट्वीट देख रहा हूं कि डीएम गौतम बुद्ध नगर को लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा गया है कि ये हो क्या रहा है। आप चाहते हैं कि लोग वोट करें या ना वोट ना करें। नोएडा में कछुए की रफ्तार से वोटिंग कराई जा रही है। सीनियर सिटीजन तक के लिए अलग कतार नहीं है, एक ही जगह सबका वोट डाल दिया है। 1.5 घंटे तक लाइन में लगने के बाद इन लोगों का सब्र टूट ही गया। और ये वीडियो भी आप तक दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये खुद हम लोग देख के आए हैं। सर मित्रा जी भी करके आई हैं वोटिंग, अमलेंदु जी आप करके आए हैं वोटिंग, शकील अख्तर जी वोटिंग करके आए हैं, तमाम लोग देख के आए हैं। और कछुए की गति, एक ईवीएम और वहीं महिला भी, वहीं पुरुष भी, वहीं पर सीनियर सिटीजन्स भी, और बैठने का कोई इंतजाम नहीं, बैठने का इंतजाम भी है तो बिल्कुल अंदर जाके कहीं दूर है। और ये 5 स्टार नुमा वो पोलिंग बूथ में ऐसी हालत है तो गरीब जो बहुल क्षेत्र है उधर का क्या हाल होगा, ग्रामीण एरिया में क्या हाल होगा, ये सब। और कछुए की गति से अगर वोटिंग करवाएंगे तो मुझे ध्यान आ रहा है कि चुनाव आयोग ने अभी से 4 दिन पहले जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनाव आयोग ने वहां कहा था कि 15 सेकंड में एक वोटिंग हम करवाते हैं, 1 मिनट में 4 वोट डलवाते हैं। लेकिन आज मैं खुद देख के आया कि एक एक वोट डालने में 10-10 मिनट का समय लग रहा है और लोग घंटों लाइन में रह रहे हैं। बहुत ही धीमी रफ्तार है। तो आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसमें फर्क क्यों है? और इसके साथ साथ इतनी सारी चीजें, इतने सारे डिटेल आप दे रहे हैं अमलेंदु जी, इन डिटेल्स के आधार पर अगर इसके डीपली अगर उसमें जाएं तो यहां पर साफ दिखाई देगा कि परिस्थितियां चुनाव करवाने में कितनी दूसरी तरफ जा रही हैं। और क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट फेज में सत्तारूढ़ दल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पिछड़ चुका है, इसलिए इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले वो कुछ बाइट्स देखना चाहते हैं, दिखाना चाहता हूं, फिर जल्दी से सुनील जी के पास, केपी मलिक साहब के पास, शकील अख्तर जी के पास, सबके पास आता हूं। पहले इस बाइट को देखिए। हमेशा सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होती है और नॉर्मल 2 टेबल्स होते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को बताना चाहिए ना। हम थोड़ी डीएम से जाते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। तो मैडम डीएम को मैसेज कर दिया है। चलिए सर जल्दी कराइए प्लीज, बहुत स्लो चल रहा है आपका। हमेशा सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होती है और नॉर्मल 2 टेबल्स होते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को बताना चाहिए ना। तो ये परेशानी का आलम देख रहे होंगे आप। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम मसलों पे? धन्यवाद राजीव जी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का खराब होना, मतदान धीमी गति से चलना, वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो जाना, ये 1951 से चला रहा। किसी में ये शिकायतें खत्म नहीं हुई और न खत्म होंगी। इन स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल वो राजनीतिक दल होता है जो चुनाव के पहले, मतदान के पहले 1 दिन 2 दिन पहले मतदाताओं को अपनी पर्ची पहुंचवा दे। आज का संकट ये भी है कि 2 तरह की मतदाता सूचियां मिल जा रही हैं, एक पुरानी और एक अद्यतन। जो अद्यतन रखते हैं अपने पास वो सफल है, वो दिक्कत नहीं होती उनको। लेकिन यह इस समस्या से आप बच नहीं सकते। मशीनें हैं, मशीनें खराब होंगी ही होंगी। ये कोई इसको 100% फुल प्रूफ बना ही नहीं सकता। फुल प्रूफ बनाने की वाली बात होती है कि उस वोटिंग मशीन को जो खराब हुई उसको कितने मिनट के अंदर रिप्लेस कर दिया गया, उसको रिप्लेस करने में कितना समय लगा। इसीलिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट्स सबको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दी जाती हैं कि तत्काल निकटतम स्थान, जो भी व्यक्ति निकटतम स्थान पे हो, वहां पहुंच करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिप्लेस कर दें अगर वो चालू नहीं हो पा रही है तो इन समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती है। ये जो राजनीतिक दल ये शिकायत करते हैं कि हमारा वोटिंग रजिस्टर लिस्ट से मेरा नाम गायब है, यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब यह वोटर्स लिस्ट का कोड अपडेट किया जाता है, लोग रुचि नहीं लेते।
और जो रुचि लेने वाला राजनीतिक दल होता है वो अपने विरोधियों का नाम हटवा लेता है, सफल हो जाता है वो। अब ये सवाल हो सकता है कि आखिर बीएलओ और अन्य जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं कैसे प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये सरकारी कामकाज के ऊपर टिप्पणी भले होती रहे, लेकिन ये संकट है और इसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक दल खुद सक्रियता न बरते। सवाल यह नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी प्रभावी है वहां पे मतदान का प्रतिशत बहुत कम है, 33% है बिहार में, सबसे कम बिहार में है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों के दोनों वो अपने 2019 के परफॉर्मेंस को दोहराने के लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कम है, महाराष्ट्र में कम है, जहां पे इनको अपना पिछला इतिहास दोहराना है, अपनी उपलब्धियों को बरकरार रखना है, जहां पे इनके सामने गंभीर चुनौतियां, वोटर वहां नहीं निकल रहा है, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए। और इनके मतदाताओं में उत्साह नहीं है। अगर होता तो कम से कम उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे राज्य में आपका डंका बज रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर सब लोग एकदम इस सरकार के प्रति समर्पित हैं। वहां तो बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिलना चाहिए और लोगों को खुल करके आना चाहिए कि नहीं नहीं ये सरकार चले। लेकिन बिहार में सुशासन बाबू है, वहाँ उस सुशासन बाबू में के साथ साथ केंद्र का भी सुशासन जुड़ गया है। वहां तो लोगों को एकदम बलियों उछलना चाहिए। लेकिन सबसे कम जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है आज, उसमें सबसे कम मतदान का प्रतिशत बिहार में है। और ये वो सीटें हैं जहां पे जनता दल यूनाइटेड पिछले चुनाव में काबिज रहा। इससे के विपरीत अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल में, जहां पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में उन तीनों सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। 19 में भारतीय जनता पार्टी जीती और वहां तीनों के तीनों संसदीय क्षेत्रों में जबरदस्त मतदान है। टीएमसी भी उतनी सक्रिय है, बीजेपी भी उतनी सक्रिय है। जो बीजेपी के अंदरूनी झगड़े हैं वो सामने हैं। दार्जिलिंग में उनका विद्रोही उम्मीदवार खड़ा है, उनका सिटिंग एमएलए चुनाव मैदान में है। जो दार्जिलिंग मुक्ति मोर्चा के लोग जो पिछले चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी के साथ थे, वो इस बार नहीं है। उसका एक गुट हमार पार्टी के नाम से बीजेपी का विरोध कर रही है, और न केवल बीजेपी का विरोध कर रही है, वो कांग्रेस के साथ है कि हम कांग्रेस उम्मीदवार के साथ हैं वहाँ। तो उन इलाकों में जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जैसे कर्नाटक की स्थिति क्या, कर्नाटक में 2019 के चुनाव में राज्य गया था बीजेपी के साथ और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को खारिज कर दिया। वहां मतदान की स्थिति ठीक ठाक है, वहां जब लोग मतदान कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, मतदान के दौर तक आ रहे हैं। नोएडा की जो बात आपने कही, नोएडा संभ्रांत लोगों का इलाका है, वहाँ रोजी रोटी का सवाल नहीं है। वो हम लोग के पैनल में किसी ने उद्धृत किया था कि गगनचुंबी इमारतों में लोग रहते हैं। तो अगर आपके पास अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है, आपके सामने अपने सेकंड जनरेशन के रोजगार का संकट नहीं है, आपको महंगाई परेशान नहीं करती है, आपको आसपास का परिवेश प्रभावित नहीं करता, हिंदुत्व के नारे आपको प्रभावित नहीं करते, तो वह उसी एजेंडा के साथ आप शामिल रहेंगे जिससे बीजेपी है। लेकिन नोएडा उत्तर प्रदेश नहीं है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर भी नहीं है। जेवर में जो माहौल होगा वो माहौल नोएडा का माहौल जेवर के माहौल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये संभव नहीं है। जेवर में क्या हो रहा है ये देखने की बात है। ये सही है कि महेश शर्मा जी बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व में से है, अपना एक चिकित्सक है वो, लेकिन ये बागपत की स्थिति क्या है ये देखने की स्थिति है कि आखिर जो बागपत लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा है, चौधरी चरण सिंह ने उस पूरे क्षेत्र को बनाया, वहां क्या स्थिति है। अमरोहा की क्या स्थिति है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। आज इन 8 संसदीय क्षेत्रों में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना इतिहास दोहराने की स्थिति में है। मेरठ का चुनाव जो केवल मात्र 6000 वोटों से जीते थे, वो जहां पे भितरघात की पूरी आशंकाएं हैं। राम जी लक्ष्मण जी को भी बुला लिए हैं, सीता जी को बुला लिए हैं, तभी जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा वहां पे, जहां पे शहरी इलाके में नगर निगम के चुनाव में एमआईएम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया,
5 संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्रों पर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहां क्या स्थिति बनेगी? और मतदान के प्रति अगर लोगों का उत्साह यह है तो ये बड़े सवाल हैं जो इस द्वितीय चरण के चुनाव में खड़े हुए हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष ने मुद्दों के आधारित पर अपना प्रचार अभियान चलाया है वो महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके ऊपर बीजेपी घिरी हुई नजर आती है क्योंकि उसकी सफाई देने की स्थिति में नहीं है। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र विमर्श में है, कांग्रेस के नारे विमर्श में है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आप इनको मंगलसूत्र छीन लिए जाने की बात से लोगों का ध्यान हटा नहीं सकते। क्यों? कि पिछले 50 साल के शासनकाल में कांग्रेस से किसी का मंगलसूत्र छीना नहीं है। वह जनरेशन अभी है समाज में, वो जो ये कहने की स्थिति में है कि भाई मेरा मंगलसूत्र नहीं छीना है और छीनने की कोशिश भी नहीं की गई कभी। वह एक महत्वपूर्ण समूह है समाज में जो ये बताने की स्थिति में है कि आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं दिया गया। हाँ, अलबत्ता कर्नाटक में वह वर्ग है जो ये कहता है कि मेरा आरक्षण छीन करके, पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीन करके वकालिका और लिंगायतों में दिया गया। आपने अनुसूचित जात को नहीं दी, और वो भी दिया कब? जब चुनाव सिर पे था। आपका जन समर्थन गिरता होने जा रहा है, उसको भी आप लागू नहीं कर पाए। आप भले प्रचार ये करते हो कि हेरिटेज टैक्स लगा देंगे, बस सब पुरानी संपत्तियों पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन तथ्य यह है कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने उसको खत्म किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री का बयान आया कि इस टैक्स को वसूल करने में जितना टैक्स नहीं आता उससे ज्यादा प्रशासनिक व्यय हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं, इसको बंद किया जाना चाहिए। कौन विश्वास कर लेगा आपकी बात? आप जिस तरह का नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं ये संभव नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष अपने अपने राज्यों में बेहतर काम करते हुए दिख रही है लोगों को। कर्नाटक में जो सरकार आज कांग्रेस की है वो तो लोगों का पैसा खींच करके मुसलमानों में नहीं बांट रही है। वो आरक्षण खत्म करके, अनुसूचित जात का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को नहीं बांट रही है। लोगों का पैसा वसूल करके मुसलमानों में नहीं बांट रही है, तो लोग देख रहे हैं। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या अच्छी खासी है। तो अगर कर्नाटक में ये लूट मची होती, ये सरकार इस तरह का काम कर रही होती, तो क्या इसका असर अन्य राज्यों में नहीं पड़ता? वहाँ के नागरिक बताते नहीं? इस सवाल है ना कि आपका इस तरह का नैरेटिव चल ही नहीं सकता। आपका नैरेटिव वही चल सकता है कि पिछले 10 साल की अपनी उपलब्धियों की बात आप करें। आप बतावें कि हमने 10 साल में क्या किया है, और आप ये भी बतावें कि विकसित भारत का जो सपना मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी तरफ हमने बढ़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं पिछले 10 सालों में। अगर आप इसकी चर्चा नहीं करते तो आपका नैरेटिव बन नहीं सकता। मेरा अपना मानना है कि इस द्वितीय चरण में अब तक की जो स्थिति है 1 बजे तक, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि उन इलाकों में मतदान का प्रतिशत गिरना जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 के अपने परफॉर्मेंस को दोहराने के लिए संघर्ष कर रही है। जी, आखिरी लाइन आपकी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं उमाकांत लखेड़ा साहब। लखेड़ा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और केपी मलिक साहब, आपके पास आना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार आ रहा है, पहले फेज से लेकर अभी दूसरे फेज तक, और बहुत सारे जो धांधलियों के जो बातें, जो खबरें आ रही हैं वो इधर से ज़्यादा आ रही हैं। इसलिए भी ज़रा आपसे समझो, क्या आपको लगता है कि पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में कुछ फ़र्क आया है? क्या आपको लगता है कि पहला फेज़ जो डाउन गया, दूसरा फेज़ ये अप होता हुआ दिखाई देता है? मुद्दे क्या हैं यहाँ पे जिस वजह से डाउन दिखाई दिया पहला फेज़, और अब उसके बाद दूसरा फेज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी, नाम नहीं मतपत्र में, और लोगों में थोड़ी सी परेशानी, निराशा, कुछ ऐसे वोटर्स जो नहीं आ पाए, नहीं आ रहे हैं, ये सब क्या कारण है? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? देखिए राजीव जी, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रथम चरण पे जिन 8 सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें से 2019 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और वो तीनों सीटें भी इस बार खतरे में थी। वो कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की सीट, तीनों के अलग अलग कारण हैं। पीलीभीत की सीट पे वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया तो वो खतरे में है। दूसरा, मुजफ्फरनगर पे संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ
तमाम वर्ग लगे हुए थे, बहुत सारी पंचायतें आपने ठाकुर समाज की देखी। तो ऑल ओवर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो जातिवाद का, एक वर्ग विशेष का, उस तरह का चुनाव हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे इसको जाटलैंड कहा जाता है, लेकिन जाट इस बार थोड़ा साइलेंट है और यहाँ पे मोर्चा इस बार ठाकुर समाज ले रहा है, लगातार उनकी पंचायतें चल रही हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे एक त्यागियों का विवाद शुरू हुआ था गौतम बुद्ध नगर नोएडा से लेके, उसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव दिखाया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनकी भी नाराजगी और लगातार पंचायतें चल रही हैं। और उन्होंने जहां जहां उनको लगा कि यहाँ पे हमारा वोटर जो है दाएं बाएं जा सकता है, तो उन्होंने अपना ही निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उसका उदाहरण हमने मुजफ्फरनगर पर, दूसरी सीटों पर भी देखा है। अब आज जो चुनाव चल रहा है, जैसे कि पहले फेज में मत फीसद बहुत कम था, उसके तमाम कारण गिनाए गए थे। कोई मौसम बता रहे थे, कोई लोग बता रहे थे कि भाई इसे देखिए ये गन्ना की बेल्ट है, यहाँ पे अभी गन्ने की कटाई और गन्ने की बुआई चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि इस बार जो है चुनाव बहुत ठंडा है और चुनाव में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पहले चुनाव में एक उत्साह दिखता था, वो इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक उत्साह नहीं है और उसका नुकसान सत्ताधारी दल भाजपा को होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इन सीटों की बात करें जहां पे आज चुनाव चल रहा है, उसमें मुख्य सीट है बागपत की। बागपत के चुनाव पे, बागपत की सीट पे कोई खास उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। जयंत चौधरी वोट डालने के लिए अपनी पत्नी के साथ मथुरा में है। जो बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरठ में अपना मतदान कर रहे हैं। तो सीट किसके हवाले आपने कर दी है? कार्यकर्ताओं के साथ खबरें ये हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जयंत ने कोई सामूहिक मीटिंग नहीं ली है, किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई है, तो कार्यकर्ता भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। दूसरा, दबी जबान में खबरें इस प्रकार की भी आ रही हैं कि वहां पे इशारा उस प्रकार का हुआ था मुजफ्फरनगर सीट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करना है, तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस तरह की खबरें थी। तो उसके उलट आज बागपत में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को उस प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से किया जाना चाहिए, और वो कार्यकर्ता भी कम घर से बाहर निकल रहे हैं और वोटर भी कम घर से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बागपत की विधानसभा आती है छपरौली, जो माना जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है, वहां पे कोई मीटिंग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों की नहीं हुई है, इसलिए वो भी उदासीन दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ गांव में वहां पे इसका मतदान का बहिष्कार किया गया है, उनके अपने निजी मुद्दे हैं। तो ये अगर राजीव जी ऑल आर थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखेंगे तो ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। यहाँ पे जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं या राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, जो मैनिफेस्टो में हालांकि दिया है कांग्रेस ने, कि एक तो जातीय जनगणना की जो बात की हुई है उस पे कहीं ना कहीं जो बसपा का वोटर है वो वोट कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरी जातियों में भी आरक्षण की बात है वो भी इससे प्रभावित है और उसकी चर्चा जरूर है धरातल पे, क्योंकि ये बहुत पहले बात हो गई है। अब हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं या विपक्ष के बड़े नेता बयान दे रहे हैं वो धरातल तक उतनी तेजी से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो 2-3 चीजें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ली है और भारतीय जनता पार्टी में उसी की घबराहट पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। मुख्यतः सबसे बड़ा जो मुद्दा है जातीय जनगणना का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये मामला यहां चल रहा है कि हमारी संख्या ज्यादा है और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इस एरिया में देखेंगे, यहां से सबसे ज्यादा लोग, किसानों के जो बच्चे हैं, वो सेना में जाते हैं या फिर वो पुलिस में जाते हैं। सेना की भर्ती में लगभग उनकी एंट्री बंद कर दी गई है अग्निवीर को योजना को लाके, तो उससे बहुत ज्यादा खफा है युवा। इसके अलावा वो दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश में ट्राई करते हैं, वहां पे लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो युवा उससे बहुत खीन है, वो भी एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा यहाँ है, किसान नाराज है, आप जानते हैं
लेकिन किसान का मुद्दा उस तरह से नहीं चल रहा है कि जैसे होना चाहिए था। और थोड़ा सा जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से भी ये मुद्दा थोड़ा सा कुंद पड़ गया है। लेकिन ये पहले वाले जो दो मुद्दे मैंने आपको गिनाए हैं ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और किसान उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिया है कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे पूरे देश में। उससे खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो पूरे देश का किसान है कहीं ना कहीं वो उसको लेकर उत्साहित है, क्योंकि एमएसपी मांगने के लिए ही वो दिल्ली आया था और 13 महीने दिल्ली पड़ा हुआ था वो, और प्रधानमंत्री ने उनको इसी बात पे माफी मांग के भेजा था कि हम एमएसपी पे विचार करेंगे, और एक कागजी कमेटी बना दी गई थी और उस कागजी कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो कांग्रेस ने ये मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में लिया है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये मुद्दा नदारद है, तो इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है किसानों में नुकसान होता दिख रहा है। दूसरा, लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये तो सारी नेगेटिव बात है, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है इस एरिया में, वो लोगों का कहना है कि योगी जी की कानून व्यवस्था अच्छी है इसलिए हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। और दूसरा जो योगी जी का है कि 7 साल में उन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है इसलिए भी हम थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मोदी जी का जादू पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है, मैं ये मान सकता हूं जी। जो है वो साफ कर दी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि किन किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि लोकल है। एक बात आप यहां और भी जोड़ रहे हैं कि बसपा का वोटर जाति आधारित जनगणना की जो बात है उस पर वोट दे रहा है, लेकिन ये क्या बसपा के वोटर इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं या बसपा की तरफ जा रहे हैं? एक ये सवाल है, जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर उमाकांत लखेड़ा साहब के पास आता हूं। ये राजीव जी, अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मेरा मानना ये है, हालांकि जरूरी नहीं है ये चीज हो बाकी लोग इससे सहमत हो ना हो, मेरा मानना यह है कि अखिलेश और मायावती की बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग यहाँ कई सीटों पे काम कर रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक सीट का उदाहरण भी आपको दे दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई जगह 2 मुस्लिम है, समाजवादी पार्टी और बसपा का भी मुस्लिम है, तो वहां पे मुस्लिम, जैसे आप सहारनपुर की बात करें तो वहां पे कांग्रेस का भी मुस्लिम है और बहुजन समाज पार्टी मायावती का भी मुस्लिम है। तो ऐसी स्थिति में तो ये होना चाहिए कि मुसलमान भी बढ़ जाएगा, दलित भी बढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन मुस्लिम का जो वोट है वो भले ही बसपा का उम्मीदवार मुस्लिम हो, वो वोट बट नहीं रहा है। वो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सा कैंडिडेट सपा का हरा रहा है कि बसपा का हरा रहा है, वो उस पे जा रहा है। वहां पे इलेक्शन होने से 1 हफ्ता पहले मीटिंग हो गई थी, सहारनपुर में देवबंद में मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि 2 कैंडिडेट यहाँ पे मजबूत हैं, दोनों जो लड़ रहे हैं। इमरान जो है वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और जो दूसरे जो उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो बसपा के कैंडिडेट थे। तो बंटवारा ना हो इसलिए मुसलमानों ने निर्णय लिया कि इमरान को जो है हम वोट देंगे। और बाकी जो हाथी का वोटर था, देखिए इसमें एक चीज बड़ी देखने को मिल रही कि मायावती का जो फोकस है वो अपने वोट को बचाए रखना, उसको अपने साथ ले रखना, क्योंकि वो चाहती है, मुझे लगता है वो फोकस कर रही है 2027 पे अपने विधानसभा चुनाव के लिए, तो अपने वोट को वो सादे रखना चाहती हैं। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और जहां जहां गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था वहां मायावती का वोटर भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, क्योंकि वो साइकिल पे या नलके पे जाना अपने आप को थोड़ा सहज महसूस नहीं करता। अगर उसको हाथी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी पे चला जाता है, लेकिन इस बार उसको सब जगह हाथी दिख रहा है तो वो हाथी पे जा रहा है। इसी से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी सुगबुगाहट है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मेरठ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बसपा के लोगों को थोड़ा सा उकसाया जाए, उनको अधिक वोट मिले ताकि वोटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन मुस्लिम इस बार कहीं भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो इसके अलावा कोई भी जगह हो। बागपत में भी आप बात कर सकते हैं कि बागपत भी मुस्लिम नीचे जो है हो सकता है कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा मुसलमान बागपत पे जा रहा है, जबकि उम्मीदवार पंडित है, शर्मा उम्मीदवार है और तमाम मुसलमान उसको वोट कर रहा है। तो इस बार समीकरण थोड़े से अलग हैं और इसमें मुझे लगता है कि मायावती और अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह अच्छा करे, कई जगह वो भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा पहुंचा रही है।
तो एक हिसाब से मायावती जो है कई जगहों पे दोधारी तलवार की तरह काम कर रही है, लेकिन उसमें पलड़ा भारी जो है विपक्ष का है, मुझे ये लगता है। राजीव जी जी आना चाहता हूं उमाकांत लखेड़ा जी आपके पास। लखेड़ा जी, आपसे जरा समझूं, जो अल्पसंख्यक वोटों की बात, मुस्लिम खासकर वोटों की बात हो रही है, उसमें क्या ये ट्रेंड और भी दूसरे राज्यों में है कि मुसलमान इस बार इंटैक्ट है, बटा हुआ नहीं है, बंधा हुआ है? एक मतलब 100% ना कहें, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम संख्या जो है मुसलमानों का। एक तो ये, दूसरी चीज़, क्या मूल मुद्दे जो हैं वो जिसको सेट करने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे थे, वो मुद्दे यहाँ हावी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है। संविधान बचाओ एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है सामने, और कई दूसरे दल जो बसपा के नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की तस्वीर लिए हुए प्रचार कर रहे हैं। ये सब दिखाई दे रहा है। तो क्या ये चुनाव एक दूसरे ट्रैक पर, और जिसमें ग्रिप जो है वो मजबूत इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी इसी कारण क्या इस चुनाव को एक दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले फेज से दूसरे फेज के बीच में क्या कुछ परिवर्तन आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी, या अब आज जब वोटिंग हो रही है? ये सब जरा आपका विश्लेषण इस पे। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि भारत का जो मुसलमान है वो राष्ट्रीय, मैंने जो अनुभव किया पिछले तमाम वर्षों में, कि भारत का जो मुस्लिम है वो अपने को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ता रहा है। और वो जो राष्ट्रीय जिधर गया देश की राजनीति, उस देश की राजनीति की तरफ प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने को जोड़ता रहा है, क्योंकि वो एलिनेशन नहीं करता है। मुस्लिम्स की दूसरी बात यह है कि मुस्लिम्स ने भारत का बड़ी अच्छी बात भारत के डेमोक्रेसी के लिए है कि कोई मुस्लिम नेता ऐसा नहीं पनपा अखिल भारतीय स्तर पर कि जो कहे कि मेरे इशारे पर देश के मुसलमान वोट करेंगे। ये भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी समझदारी है, क्योंकि अगर मुसलमान अगर ऐसा करते तो बहुत ज्यादा विध्वंस होता, ये उनके खिलाफ होती। तो प्रादेशिक स्तर पर मुस्लिम्स का बंटवारा वोटों का हुआ है, पोलराइज हुए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुसलमान जो समुदाय के खिलाफ पिछले 5-7 साल से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, चाहे मॉब लॉन्चिंग हुई, चाहे दूसरी तरह की चीजें हुई, और अब तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तीर में सारे कमान में जो तीर थे वो सब खर्च हो चुके हैं, तो अब इनको एक ही मुद्दा लगता है कि ये एक ऐसी दवा है। उनको दो चीज पता है मोदी जी को, कि अगर इस देश में शासन करना है तो आपको एक तो धर्म की अफीम चटानी है, और दूसरा आपको ये करना है कि कॉर्पोरेट और पैसे वालों से जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनको या तो उनकी जेब में बैठ जाना है या उनको अपनी जेब में बिठा लेना है। इन दो चीजों पर यह गुजरात मॉड्यूल बना, और प्रधानमंत्री बनने के 10 साल पहले से वो लगातार उस नीति पर चल रहे हैं, और उसका भांडा फूटा है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये जो चीजें मिलजुल करके हुई हैं, ये चीजों ने मुस्लिम्स की जो ग्रंथि है, जिसको मुस्लिम ग्रंथि भी बोलते हैं, उसको भी टच किया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मुसलमान वोट एक तरफा, बिल्कुल साइलेंट, जो जहां भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, एक तरफा गया है। और कुछ जगहों पर सहारनपुर की मैं बात बता दूं कि सहारनपुर में पहली बार, मैं वहां के चुनाव पर लगातार नजर रखता हूं, वहां मेरी पोस्टिंग भी रही है अखबार में, तो मैंने ये देखा कि वहां बड़ा कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, वोटों का हर बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो पंजाबी समुदाय हो सहारनपुर का, चाहे वो सैनी हो, और इवन जाटव, और वो सारे पोलराइज होकर के एक तरफा उन्होंने कहा कि ये मसूद है, इमरान मसूद, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो ये जो चीजें पहली बार उभरी है। और इसमें पहली बार मैंने ये भी देखा कि दलित वर्ग, जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानता है, पूरा दलित समाज
80% दलित, 60 to 80% दलित एकत्र हो गया है। उसने कई सीटों पर जहां उसके ढीले पड़ने से या उसके दूसरी पार्टी को वोट देने से या उसके बसपा उम्मीदवार को वोट पड़ने से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, उसने बहन जी का फरमान को नकार करके वो कह रहा है, एक ही बात बोल रहा। मेरी कुछ दलित संगठनों से बात हुई, उनका कहना है साहब संविधान बचाओ, एक ही नारा है संविधान बचाओ, क्योंकि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने का, जैसे कि उनके लोगों ने तमाम बयानबाजियां की, वो बयानबाजी ऐसी हिम्मत नहीं है किसी को इस तरह की बयानबाजी देने। उनको कहा गया होगा कि आपको ये बयानबाजी, या तो काम बांटा जाता है ना बयान देने के लिए, तो वो चीज अब चूंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाकी लोग उतरे हैं बाद में मैदान में, खुद प्रधानमंत्री भी उतरे हैं, राजनाथ सिंह उतरे हैं, तमाम तरह के लोग उतरे हैं, लेकिन डैमेज एज ऑलरेडी बीन डन। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पोलराइजेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, धर्म की राजनीति, सांप्रदाय की राजनीति, पैसे की राजनीति के खिलाफ, और जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, ये जो तबका है, ये तबका दलितों के और मुस्लिम्स के वोट के साथ, और इवन मध्यम वर्ग के जो गरीब लोग हैं, इवन सिविल सोसाइटी के जो लोग सोचते हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दी गई तो ना संविधान बचेगा ना देश बचेगा, क्योंकि ये ऐसे काम करेंगे कि जो पुतिन का जो मॉड्यूल है, गुजरात मॉड्यूल टू पुतिन मॉड्यूल, उस मॉड्यूल्स को इन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिया है। काफी कुछ इन्होंने संस्थाओं को खत्म कर दिया है, काफी कुछ बची हुआ, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, उस बचे हुए चीजों को ये खत्म कर देंगे। और दूसरा आपने जो कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे हैं या नहीं है, देखिए विपक्ष को ये पता लग गया है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग से उसका मुकाबला नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पैसे और सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला नहीं करेंगे, तो हमको बड़े इंटेलिजेंटली टिकट देने पड़ेंगे। हमको उन समुदायों को एड्रेस करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो मेरी जानकारी है कल शाम तक की, कि समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता था कि वो यादवों की पार्टी है। मेरी जानकारी के अनुसार, अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, केवल 5 यादवों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो सर्व समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जाति के नाम पर, एक धर्म के नाम पर, एक समुदाय के नाम पर ना तो आप प्रदेश चला सकते हैं ना देश चला सकते हैं। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि ये पहली बार हुआ कि किसान हो गया, किसान को आपने मरने के लिए छोड़ दिया, किसान को आपने आंदोलन के लिए उनके रास्तों में, सड़कों पर आपने कांटे बिछाए, क्या क्या आपने नहीं किया, गोलाबारी से लेकर के और कोविड से लेकर के और हार्ट अटैक और दुर्घटनाओं में 700 किसान मारे गए। और हम तो संसद में मौजूद थे, लोकसभा में, कहा कि नहीं हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास ना इनके पास कोविड के आंकड़े हैं, ना इनके पास के आंकड़े हैं, ना इनके पास बेरोजगारी के आंकड़े। वित्त मंत्री कहती है कि विपक्ष बेरोजगारी पर गलत आंकड़े दे रहा है। तो सवाल ये है कि बेरोजगारी के आंकड़े अगर सरकार के पास नहीं है तो क्या ये समाजवादी पार्टी के पास या कांग्रेस के पास है? भाई आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी कंपनियों में रोजगार लगे, कितने सरकारी नौकरियां दी, कितने पीएसयूज में आपने नौकरियां दी, ये सारी चीजें तो सरकार को आंकड़े देने चाहिए ना। तो एक बात, जो दलित समुदाय और जो गरीब तबके हैं, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें उठाई गई हैं, वो बातें बहुत शिद्दत से लोगों के दिलो दिमाग में घुस गई हैं, लोगों के दिलो दिमाग में बहुत शिद्दत से गहराई तक घुस गए हैं कि अगर आपने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अगर वो तमाम तरह की सुख सुविधाएं नहीं है कि आप गाड़ी से लोगों को ले जाएं और शराब बांटें, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये एक चीज जो आम मतदाता भी समझता है, उनकी कमजोरियां हैं, इंडिया गठबंधन की कमजोरियां हैं कि उनका कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं आ पाया। कि हालांकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको व्यापक तौर पर, मेरी बाकी लोगों से भी बातचीत हुई, समाजवादी पार्टी और दूसरे लोगों से भी बातचीत, उनका कहना है कि ये व्यापक तौर पर इसी के इर्द गिर्द, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है। और किसी भी पार्टी ने जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने कभी कांग्रेस की घोषणा पत्र की कोई आलोचना नहीं की। और पहली बार हो रहा है कि इस देश में, ये बहुत अच्छी बात है कि घोषणा पत्र पर चर्चा हो रही है।
प्रधानमंत्री को घोषणा पत्र की बात करनी पड़ी और इसीलिए 40 लाख को डाउनलोड करके लोगों ने निकाल दिया पढ़ने के लिए। तो ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। देश, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। देश एक नई तरफ बढ़ रहा है, नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, नई सार्थक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और ये इतना बड़ा चुनाव मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष जीते या मौजूदा सरकार जीते। एक सबक लोगों ने सीख लिया है कि जनता के मुद्दों से अगर आपने हटने की कोशिश की तो जनता आपको इतना दूर फेंक देगी कि आप फिर अपने बल पर, घुटनों के बल पर भी आप खड़े नहीं हो सकते। इस सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी समझ गई है, इसीलिए वो रोजी रोटी रोजगार के जो तमाम सवाल हैं उन पर वो हाथ मल रही है। उसको पता लग गया है कि हमको बड़ी चूक हो गई है और हमारे खिलाफ विपक्ष का जो गोला बारूद है, विपक्ष का जो घोषणा पत्र है वो इतना आक्रामक है, इतना सटीक है कि आम आदमी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अम्बेडकरवादी तमाम उस घोषणा पत्र से अपने को जोड़ रहे हैं। इतना ही फिलहाल मैं कहना चाहता हूं। जी जी जी, लखेड़ा साहब, आपने और आपसे पहले केपी मलिक साहब, सुनील शुक्ला जी और जो विश्लेषण कर रहे हैं चुनाव की गंभीरता और उसके अंदर की पकड़ और उसमें ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इन चीज़ों को पर मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, आपकी बात भी सुन रहा था और ऐसा लगता है कि देखिए इस देश की जनता कितनी गंभीरता से एक चुनाव को, इस लोक पर्व को लेती है और ये ज़रूरी भी है, लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से सरकार गिरती भी है, इसलिए भी ज़रूरी है, ये लेना भी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात कि चाहे वो संविधान बचाने की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और पिछले अभी कुछ साल पहले ही, 2 साल पहले ही हमने देखा देश ही नहीं दुनिया कोरोना काल से गुजरा है। हमारे देश में क्या स्थिति थी, हमारे देश की जनता, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ की जनता जो है वो भूल जाती है बहुत बातों को, लेकिन कई बार लगता है कि जब 5 साल के बाद बहुत सारी चीज़ें याद करके वो वोट देती है, इसका मतलब है कि वो भूलती नहीं है। और जिस शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे थे, अंडर करंट, वो शब्द यहीं से उसकी शुरुआत होती है जब वो वोट देने जाते हैं। जरा आना चाहता हूं एक बार सर्वमित्रा सुरजन जी आपके पास, आपसे समझूं कि इस चुनाव को आप किस दिशा में जाते हुए देख रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहां से क्या पहले फेज में जो एक उतार देखा गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी का भाषण, और उस भाषण पे एक प्रतिक्रिया राहुल गांधी की भी शानदार आई है, थोड़ी देर में वो भी सुनाऊंगा, लेकिन क्या इस पर कहीं चढ़ाव नजर आता है दूसरे फेज आते आते? आज का दिन लगभग आधा दिन निकल चुका है, 3 बजने को हैं और अब 3 बजे तक के आंकड़े आएंगे आधे घंटे में। 2 बजे तक के जो 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, जो टर्नआउट है, वोटर्स टर्नआउट, वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक मोदी जी की तरफ से या बीजेपी के लिए नहीं दिखाई देता है। क्या कुछ कहेंगी आप? बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि जो पहले चरण में हमने देखा था उसके बाद बीजेपी की हालत बिगड़ी, क्योंकि मोदी के भाषणों में बदलाव आ गया। पहले उन्होंने मुस्लिम लीग और मांस मछली, फिर मटन, और उसको छोड़कर वो जिस तरह से मंगलसूत्र पर उतर आए, और आज भी उनके भाषणों को हम सुन रहे हैं, चाहे वो अररिया में जो उन्होंने दिया या चाहे उन्होंने मालदा में दिया, उन भाषणों में भाषा वही है, कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट और आ गई है, और एक तरह से एक मानसिक बीमारी का भी एक इशारा मिल रहा है। क्योंकि हम ये हमेशा देखते हैं कि मोदी वर्तमान की बात कभी नहीं करते, वो या तो अतीत में डूबे रहते हैं या फिर वो एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका कोई ठोस रूप देते नहीं है। 2036 की बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की ही, लेकिन आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने ये कहा कि या तो मेरा पिछला जन्म यहाँ हुआ था या मेरा अगला जन्म बंगाल में होगा। इससे समझ में आता है कि उनके पास मुद्दे, या उन्हें डर लग रहा है मुद्दों पर बात करने पे। और मोदी के अलावा अब अमित शाह भी उसी तरह की बात बोलने लगे हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्या अब देश में शरिया का शासन होगा, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही है। यानी अब वो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं, और इधर राहुल गांधी जिस तरह से अटैक कर रहे हैं या जिस तरीके से, जिस सदी भाषा में वो जवाब दे रहे हैं, आज का जो उनका जवाब था कि अब कुछ देर में स्टेज पर बस उनके आंसू देखने मिलेंगे मोदी के, आज का एक ये बयान राहुल गांधी का आया है,
जी। उससे समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसको दूसरे फेज में भी बढ़त के आसार बिल्कुल दिख रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि सुस्ती है, लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, उसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ट्विटर पे ये चल रहा है कि यूपी में एक शायद आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है किसी को, अपने सीनियर को, कि जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद 3 बजे के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता निकलेंगे तो भारी फोर्स यहाँ पर भेज दो, ये खबर है। तो ये एक चौंकाने वाला वो है। अगर मुस्लिम मतदाता ठीक है कि अगर वो जुम्मे की नमाज के बाद वोट देने आएंगे तो ये उनका हक है, लेकिन इसके लिए उन्हें पुलिस फोर्स की जरूरत किस तरह से पड़ रही है और ऐसा क्यों उन्होंने लिखा है, इसको लेकर भी एक काफी चिंताएं जतलाई जा रही हैं। लेकिन ये सब दिखाता है कि माहौल में जो एक पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है और उसमें प्रशासन में बैठे कुछ लोग भी जो हैं वो उसमें इसी मानसिकता से ग्रसित हैं। और ये जो हमने आज अभी हम देख रहे थे, अमलेंदु जी जो तमाम खबरें बता रहे थे कि किस तरह से वोटर्स को रोका जा रहा है, कहीं ईवीएम मशीन का मसला, आज हम लोग ने देखा कि कैसे नोएडा के एक बूथ पर एक ईवीएम मशीन बस है और वहां पर महिला और पुरुष मतदाता दोनों को एक एक करके भेजा जा रहा है, जिससे वोटिंग में सुस्ती आ रही है। एक बूथ की खबर ये भी आई कि वहां पर लोग आराम से फोन लेकर जा रहे हैं, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं, बस यहाँ बोल दिया जा रहा है कि आप फोन बंद करिए और चले जाइए। तो ये भी हो रहा है कि लोग इस तरह से नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। और अगर जहां जहां ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ये नोएडा का की जो बात मैं कर रही हूँ, यहाँ खाए पिए अघाए लोग रहते हैं यहाँ की रिहायशी सोसाइटीज में, जिनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, उन्हें ना रोजगार की चिंता है ना महंगाई की चिंता है। लेकिन गांव कस्बों में ये माहौल नहीं है, वहां पर लोग रोजगार की भी बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं और पोलराइजेशन जो हो चुका है उसको लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में उनके बच्चे ही इसका परिणाम भुगतते हैं। आज ही की खबर है राजीव जी, तेलंगाना की खबर आई है, दुखद है कि वहां पे जो बोर्ड के रिजल्ट आए 12th बोर्ड के, तेलंगाना बोर्ड के, उसके बाद 7 बच्चों ने आत्महत्या कर ली एक दिन में। तो ये सारी खबरें, ये बहुत छोटी छोटी खबरें मानकर हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये समाज के लिए बहुत चिंता वाली बात है कि क्यों हमारे बच्चे या क्यों हमारे नौजवान या क्यों हमारे किसान इस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मोदी के भाषणों में इन तमाम मुद्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। उनके भाषण अभी भी केवल और केवल विपक्ष को कोसने वाले हैं। और आज जो उन्होंने नोटा को लेकर, नोटा नहीं मेरा ख्याल है ये ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो उनका बयान था, वो तो बहुत ही गजब, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह करने का पाप किया। अब बताइए, लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आजादी है और असहमति का भी अधिकार उतना ही है। अगर किसी को असहमति है तो आप उसको संदेह का और उसको पाप का नाम देकर आप ये बता रहे हैं, जैसे उस दिन पिछले दफा एक चर्चा में मैंने कहा था कि ईवीएम में कोई हम धर्म के समान उसको नहीं मान सकते कि ये धर्म और हमको उसमें सवाल नहीं करना है। लेकिन बीजेपी इसी तरह का माहौल बना रही है, या मोदी इसी तरह का माहौल बना रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं उस पर आप कोई सवाल ना उठाएं। आज अररिया में उन्होंने ये कहा कि आप मेरे को तीसरा मौका दीजिए, मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं पहले से ज्यादा बड़े फैसले लूंगा। कौन से फैसले आप लेंगे और किस तरह की मेहनत आप करेंगे? 18 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम करने का नतीजा तो देश को दिख नहीं रहा है कहीं भी। लेकिन यही वजह है कि कांग्रेस को अपना न्याय पत्र लेकर आना पड़ा, और वो न्याय पत्र भी अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसके बारे में आप झूठी खबरें फैलाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण के मतदान में आज जो हो रहा है, भले ही धीमी गति से मतदान हो रहा है, लेकिन उम्मीद अभी हम बरकरार है 5-6 बजे तक, जब भी आखिर तक वो चलेगा तो ये वोटर कितने निकल के आते हैं, ये तो एक देखने वाली बात है ही। लेकिन इसमें आज भी ये दिख गया कि बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं दिख रहा है। थोड़े बहुत लोग हैं जो हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल दिख रहा है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ माहौल दिख रहा है। अभी 3 बजने को हैं और 6 बजे ये वोटिंग की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन वोट देने वाले जो हैं वो आखिर में 6 बजे